नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ रहस्य, रोमांच और थ्रिल से भरा हुआ कर्नल रंजीत का उपन्यास खून के छींटे। अब तक आपने सुना कि मेजर बलवंत के नजदीकी असिस्टेंट अशोक पर कातिल होने का शक गहरा गया है। उसकी जो बहुत ही अच्छी दोस्त है, उसके हस्बैंड का कत्ल हो गया है और पुलिस अशोक को मुल्जिम मान रही है अभी तक, हालांकि गिरफ्तार नहीं किया गया। अब क्या होगा सुनिए आगे। मेजर ने पिछली रात की पार्टी में आने वाले मेहमानों की लिस्ट निकाली। उसकी निगाह फोटोग्राफर कृष्णमूर्ति के नाम तक पहुंचकर रुक गई। मेजर ने लिस्ट पर से नजर उठाते हुए पूछा, अशोक, क्या तुम फोटोग्राफर कृष्णमूर्ति को जानते हो? बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो चौधरी साहब की एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए काम करता था। ज्यादातर मॉडल औरतों के फोटो खींचता है। अचानक दरवाजा खुला और उर्मिल ने अंजना के साथ कमरे में प्रवेश किया। वो कमरे में कुछ अपरिचित लोगों को देखकर ठिठक गई। आइए आइए, अशोक ने कहा और फिर मेजर की ओर मुड़ते हुए बोला, ये चौधरी साहब की बहन है कुमारी उर्मिल, और ये चौधरी साहब की बेटी अंजना है। उर्मिल, ये मेजर बलवंत हैं, मेरे अफसर, और ये हैं सोनिया, मेजर साहब के असिस्टेंट। मेजर उठकर खड़ा हो गया था और उर्मिल की ओर देख रहा था। वो बहुत सुंदर थी। अंजना कुछ देर तक इंतजार करती रही और फिर दौड़कर अशोक के पास आ गई और उसकी गोद में बैठती हुई बोली, मम्मी कहाँ है अंकल? वो आराम करने के लिए गई हैं। और पापा? अंजना ने पूछा। उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? वो अभी यही बात कह रही है। मुझे तो लगता है कि मेरे पापा मर गए हैं। हाँ अंजना, अशोक ने शोक भरे आवाज में कहा। अंजना रोने लगी। अशोक उसकी पीठ थपकता रहा। अंत में वो खामोश हो गई। अंजना बेटी, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकती हो? मेजर ने कहा। अंजना मेजर की ओर उत्सुकता से देखने लगी। क्या तुम कल रात की पार्टी से आते ही सो गई थी? नहीं, मैं तो टहलने के लिए बाग में चली गई थी। क्या तुमने बाग में किसी को देखा था? एक आदमी को, जो पापा के कमरे से बाहर आया था। क्या तुमने उसे पहचान लिया था? नहीं, उसने मुझसे दो बातें की और सड़क पर चला गया। वो बहुत ही लंबा और भारी भरकम आदमी था। उसकी आवाज बिल्कुल अशोक अंकल जैसी थी। अब मैं तुमसे और कुछ नहीं पूछूंगा। क्या तुम अपनी मम्मी से मिलना चाहती हो? वह डॉक्टर आर्देशर की नर्सिंग होम में है। अपनी बुआ के साथ चली जाओ, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। अंजना अशोक की गोद में से उठकर उर्मिल के पास पहुंच गई और बोली, चलो बुआ, मुझे मम्मी के पास ले चलो। ठीक उसी समय ऊपर टेलीफोन की घंटी बजने लगी। अशोक फौरन बाहर की ओर लपका। कुछ मिनट बाद आकर उसने कहा, मारवाड़ी सेठ चांदीराम कटारिया था। क्या कहता था? कहता था कि उसे पता चला है कि अंधेरी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मैथ्यूज यहां आए हुए हैं। वो उनसे मिलने के लिए समय निश्चित करना चाहता था। अशोक ने आगे कहा, मैंने उनसे कहा कि मैथ्यूज कुछ मिनटों में ही यहां पहुंचने वाले हैं, फौरन आ जाओ। आधे घंटे के बाद सेठ कटारिया मेजर बलवंत के सामने बैठा हुआ था। वो पहले उस जगह इंस्पेक्टर मैथ्यूज को न पाकर बहुत ही निराश हुआ, लेकिन जब अशोक ने उसे बताया कि मेजर बलवंत बहुत बड़े अफसर और बहुत बड़े जासूस हैं, तो वो जाते जाते बैठ गया और अब मेजर साहब से कह रहा था, मैं कल रात की पार्टी के सिलसिले में इंस्पेक्टर से मिलना चाहता हूं। मैं कल रात की पार्टी के बारे में जो दो चार बातें जानता हूं वो बताना चाहता हूं। मैंने 3 अजीब बातें देखी थी। सबसे पहले एक बहुत ही लंबे तगड़े नौजवान को देखा। दूसरे चौधरी साहब के और सेठ सूरज नारायण साहनी के बीच झगड़ा हुआ था। और तीसरे ये कि मैंने चौधरी साहब से संक्षेप में बातचीत की थी। वो झगड़े से मेरा मतलब ये नहीं कि आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, उनमें जबानी झगड़ा हुआ था। ये किस समय की बात है? 11:05 की बात है। लेकिन सेठ साहनी तो 10 बजे ही वापस चले गए थे। पहली बात तो ये कि मैंने उस तगड़े नौजवान को देखा। मेजर ने पूछा, आपने उस तगड़े नौजवान को कहां देखा? बागीचे में, पीपल के नीचे। आप बाग में क्या करने गए थे? बीड़ी पीना चाहता था।
सिगरेट अच्छी नहीं लगती। क्या उस नौजवान का कद बहुत ऊंचा था? मेजर ने पूछा। 6.5 फुट से भी ऊंचा रहा होगा। मैंने उसे पहले कभी इस घर में नहीं देखा था। उसने अपना हैट अपनी आंखों पर डाल रखा था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मेजर ने पूछा, क्या आपने उससे कोई बात की थी? सेठ पर, हाँ, मैंने बीड़ी सुलगाते हुए उससे कहा था कि क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ मिनटों तक यहां रहूंगा। मेजर ने पूछा, तो उसने क्या जवाब दिया? उसने बस एक सेंटेंस कहा था कि बड़े शौक से पीजिए, और फिर वो टहलता हुआ दूर निकल गया था और मुझसे दूर जाकर खड़ा हुआ। मैंने बीड़ी खत्म की और फिर पार्टी में लौट आया। मेजर ने कहा, जहां तक मेरा ख्याल है आप कल रात लगभग 10:30 बजे पार्टी से चले गए थे। फिर आप रात के 11 बजे चौधरी साहब और सेठ शाहानी के बीच होने वाले झगड़े को कैसे सुन पाए? आप ठीक कहते हैं। मैं 10:30 बजे अपने घर चला गया था। वहां पहुंचकर मुझे फिर बीड़ी पीने की इच्छा हुई तो मैंने देखा कि मेरी जेब में लाइटर चांदी का था और अमेरिका से मेरे भतीजे की भेजी हुई सौगात था। वो गुम हो चुका था। उसके गुम हो जाने पर मैं बहुत परेशान हुआ। मुझे याद आया कि जब मैं चौधरी साहब के बागीचे में बीड़ी पीने के लिए गया था तो उस कद्दावर नौजवान को देखकर घबरा गया था। मैंने लाइटर जेब में डाला होगा, लेकिन वो जेब में पड़ा नहीं होगा, वहीं गिर गया होगा। मैं लाइटर ढूंढने के लिए वापस वहां पहुंचा तो मेरी हैरत की सीमा नहीं रही कि वो लंबा चौड़ा नौजवान अभी भी वहीं एक पेड़ के नीचे खड़ा था। लाइटर मुझे मिल गया, लेकिन मैं डर गया। मैं बागीचे के रास्ते से वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए सीढ़ियां चढ़कर बंगले की पहली मंजिल पर पहुंच गया। सामने एक दरवाजा था जो खुला हुआ था। मैं उस दरवाजे के अंदर चला गया। वहां एक बाथरूम था। मैंने उसमें सेठ शाहानी और चौधरी साहब को झगड़ते हुए सुना। मैं बाथरूम में छिपकर खड़ा हो गया। मेजर ने पूछा, वे दोनों किस बात पर झगड़ रहे थे? मैंने जो कुछ सुना वो आपको बता देता हूं। सेठ शाहानी कह रहे थे कि मैं तुम्हें खबरदार किए देता हूं कि उसकी हालत बहुत नाजुक है और वो बहुत ही बौखलाई हुई है। मैं सच कहता हूं, अगर तुमने कोई इंतजाम नहीं किया तो तुम पर ऐसी मुसीबत आ जाएगी कि तुम जिंदगी भर पछताओगे। और चौधरी साहब ने जवाब दिया था, तुम आखिर मुझसे चाह क्या रहे हो? क्या तुम मुझे बिल्कुल बर्बाद कर देना चाहते हो? शेर शाहानी ने दोबारा धमकी दी, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। बस इतना समझ लो कि अगर तुमने कुछ और नहीं किया तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। चौधरी साहब ने कहा, तो जो कदम उठाना चाहते हो उठा लो और निकल जाओ। शेर शाहानी कहे, तुम मुझे यहां से निकालने वाले कौन होते हो? मैं अपनी मर्जी से यहां से जाऊंगा, तुम्हारे कहने से नहीं। तुमने इस वक्त बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। तो क्या हुआ, मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूं। तुम अंधे हो रहे हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अंजना और शोभा का ख्याल करो। इसके बाद दोनों चुप हो गए। सेठ कटारिया ने कहा, फिर मैं सेठ शाहानी को भीतरी दरवाजे से अंजना के कमरे में जाते देखा। मैंने बाथरूम की खिड़की से बाग पर नजर डाली। वो बड़ा लंबा चौड़ा नौजवान जो था वो जा चुका था। मैंने इत्मीनान की सांस ली। उस समय मेरे मन में न जाने क्या आया कि मैं चौधरी साहब के बेडरूम में चला गया। वे आराम कुर्सी पर बैठे आंखें झपका रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो मुस्कुराए। मैं लौटना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरा अनुमान सच निकला। उन्होंने कहा, भैया कटारिया, तो मुझे एक बात बताओ, जब संतरे का रस निचोड़ लिया जाता है तो फिर संतरे के साथ क्या सलूक किया जाता है? मैंने जवाब दिया, उसे बाहर फेंक दिया जाता है। मेरा यह उत्तर सुनकर वो बहुत खुश हुए और हंसने लगे। मुझे जल्दी में देखकर बोले, मेरा तो जी चाहता है कि तुम कुछ देर मेरे पास बैठो, लेकिन तुम बहुत बेचैन दिखाई दे रहे हो। जाओ, लेकिन इस जाते हुए इस कमरे की बत्ती बुझाते जाना। मैंने उनके बेडरूम की बत्ती बुझा दी और बाग के रास्ते से वापस आ गया। जिस समय मैं बाग से निकल रहा था तो मेरा दिल धड़क रहा था। सेठ कटारिया ने अपनी बात खत्म कर दी। मेजर बलवंत गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसका दिमाग विचित्र विचारों का ताना बाना बुन रहा था।
सेठ चांदीराम कटारिया के जाने के बाद मेजर ने सोनिया से कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि ये पहेली थोड़ी बहुत हल होने लगी है। आओ चलें, मुझे लगता है कि आज हम काफी काम कर चुके हैं। और फिर मेजर ने अशोक से कहा, अशोक तुम 2-1 दिन यहीं रहो, शायद कातिल फिर इधर आए। तुम्हारा यहां रहना अच्छा होगा। अगर तुम चाहो तो जाकर डॉक्टर आदर्शी सर के नर्सिंग होम में शोभा से मिल सकते हो। अपना रिवॉल्वर और दूसरा सामान भी ले जा सकते हो। फिर मेजर और सोनिया वापस चले गए। विनोद मल्होत्रा बड़ी तल्लीनता से मेजर की रिपोर्ट सुनता रहा और एक एक बात पर विचार करता रहा। उसने सारी रिपोर्ट सुनने के बाद कहा, मैं समझता हूं कि सारी कहानी में वो जो लंबा चौड़ा नौजवान है बहुत अहम है। मेरी नजर में वो लंबा चौड़ा नौजवान इस समय इतना अहम नहीं है विनोद। मुझे सेठ सूरज नारायण शाहानी और चौधरी हरिवंश राय की बातचीत अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती है जो सेठ कटारिया ने सुनी। यहीं से बात आगे बढ़ेगी। इसके बाद मुमकिन है कि उस लंबे चौड़े नौजवान का महत्व अधिक बढ़ जाए। मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो चौधरी साहब के अधिक नजदीक रहा हो। यह कहते हुए मेजर ने अचानक चुटकी बजाई और मेज की दराज से अपना ऑटोमेटिक रिवॉल्वर निकाला। उसमें भरी हुई गोलियों की जांच की और फिर रिवॉल्वर जेब में रख लिया। मेजर ने दरवाजे की ओर जाते हुए कहा, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूं। बाहर निकलकर उसने शोभा के यहां हुई पार्टी में शामिल होने वालों की लिस्ट जेब से निकाली, उसे पढ़ा और फिर जेब में रख लिया। फिर वो अपनी कार की ओर बढ़ गया। थोड़ी ही देर में वो विले पार्ले में कैडल रोड पर पहुंच गया। उसने अपनी कार की स्पीड धीमी कर दी और सड़क के दोनों ओर के बंगलों के नाम पढ़ने लगा। प्रवीण विला। एक बंगले का यह नाम पढ़ते ही उसने कार रोक दी और कार से उतरकर बाहर आ गया। फिर प्रवीण विला में घुसा और ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट नंबर 17 ढूंढने लगा। फ्लैट उसे जल्दी ही मिल गया। उसके दरवाजे पर पीतल की एक प्लेट लगी हुई थी जिस पर काले अक्षरों में लिखा हुआ था, कृष्णामूर्ति फोटोग्राफर। मेजर ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। 2 मिनट के बाद एक ठिगने मद्रासी ने दरवाजा खोला और उसने अपने सामने एक अजनबी को देखा तो दरवाजा थोड़ा सा बंद कर लिया। उसने कहा, आप गलत जगह तो नहीं चले आए हैं? मेजर मुस्कुराया और फिर उसने जल्दी से अपनी दाहिनी टांग खुले हुए दरवाजे में फंसा दी ताकि मद्रासी दरवाजा बंद न कर सके। पुलिस का अफसर गलत जगह जाकर दस्तक नहीं दिया करता। मेजर ने दोनों हाथों से पूरा दरवाजा खोल दिया और मद्रासी को पीछे धकेल कर कमरे में घुस गया। मद्रासी ने कहा, यह क्या बदतमीजी है? आप चाहे पुलिस का अफसर हो लेकिन आप मेरे मकान में जबरदस्ती नहीं घुस सकते। अब शोर क्यों मचाते हो कृष्णामूर्ति? मैं कमरे में आ चुका हूं। कमरे का निरीक्षण करते हुए मेजर ने कहा, वो एक काफी लंबा चौड़ा कमरा था जो ड्राइंग रूम का काम देता था। इस कमरे की दाहिनी और बाएं दीवार में 2 दरवाजे थे जो शायद भीतरी कमरों में खुलते थे। मद्रासी अब ठंडा पड़ चुका था और बोला, आप 1 घंटे के बाद नहीं आ सकते? नहीं। घबरा मारे और रोने न दे, मद्रासी ने व्यंग करते हुए कहा। बैठिए और कहिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मेजर दीवार पर टंगे फोटो देखने लगा। सब स्त्रियों के फोटो थे। उनके पोज बहुत ही मोहक थे। मैं दोपहर को सोया नहीं हूं, क्या मुझे पीने की इजाजत मिल सकती है? मेजर भाप गया कि मद्रासी कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में जाना चाहता है। मेजर उसे अकेला नहीं जाने देना चाहता था। अच्छा तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कॉफी किस तरह तैयार करते हो। मद्रासी ने कहा, बड़ी मुसीबत है, आप तो सिर पर सवार हुए जा रहे हैं। क्या आपको चौधरी हरिवंश राय ने भेजा? मुझे किसी चौधरी ने नहीं भेजा। तो फिर आप यहां क्या लेने आए? मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कल तुम चौधरी हरिवंश राय की पार्टी से सीधे घर आए थे? और रात को उस समय कहां जा सकता था? तभी दाहिनी दीवार का दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई और मेजर को देखकर पलटने लगी, लेकिन फिर उसने वापस जाने का विचार छोड़ दिया क्योंकि उसे ध्यान हुआ कि वो जिस चीज को छिपाना चाहती थी वो तो पहले ही देखी जा चुकी थी।
मेजर उसे घूर कर देख रहा था। वो अर्धनग्न थी, पेटीकोट और ऊपर केवल ब्रेसरी। उसका यौवन छलका पड़ रहा था। वो मेजर को अपनी ओर घूरते हुए देखकर बिल्कुल नहीं घबराई। उसके नारित्व ने बिल्कुल लज्जा अनुभव नहीं की। उसने कृष्णामूर्ति की ओर क्रोधित निगाहों से देखते हुए कहा, मूर्ति, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने एक अजनबी को अंदर क्यों आने दिया? रक्षा, गलती तुम्हारी है, तुम बाहर क्यों आई? ये साहब खुद को पुलिस अफसर बता रहे हैं, कृष्णामूर्ति ने कहा। कहते कहते कृष्णामूर्ति उठकर खड़ा हो गया और उसने अपना दाहिना मुक्का कसकर मेजर पर मारा। मेजर हालांकि मूर्ति के इस हमले के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अत्यधिक फुर्तीला होने के कारण फौरन झुक गया। मूर्ति का मुक्का दीवार से टकराया और वो बिलबिला उठा। वो मेजर पर टूट पड़ा, लेकिन मेजर ने बिजली की तेजी से अपनी दाहिनी टांग उसके सीने पर जमा कर इतनी जोर से धक्का दिया कि मूर्ति पीछे की ओर गिरते हुए उस औरत से जा टकराया। रक्षा बुरी तरह फर्श पर गिर पड़ी। फिर वो खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ कुल्हों पर रख लिए। कृष्णामूर्ति उठने की कोशिश कर रहा था। रक्षा ने आंखों से अंगारे बरसाते हुए कहा, एक कमजोर आदमी पर अपनी ताकत आजमाते हुए शर्म नहीं आती? तुम आखिर हो कौन और इस समय यहां क्यों आए हो? मैं चौधरी हरिवंश राय की मौत की खबर लेकर आया हूं। रक्षा की रगों में लहू जम गया। उसका रंग सफेद पड़ गया। कृष्णामूर्ति त्योरा कर उठा और एक सोफे पर बैठकर ज्योतिहीन आंखों से सामने टंगे फोटो की ओर देखने लगा। कल रात किसी ने चौधरी हरिवंश राय की हत्या कर दी है, मेजर ने उनके आश्चर्य को बढ़ाने के इरादे से कहा, और तुम दोनों में से कोई भी उसका मर्डरर हो सकता है। अब रक्षा भी एक सोफे पर बैठ गई। फिर कृष्णामूर्ति उठकर अपने स्टूडियो में चला गया। शायद वो सिगरेट की डिब्बी लाने गया था। एकांत पाकर रक्षा शाहनी ने कहा, क्या आप बहुत सा रुपया कमाना चाहते हैं? मेजर ने कहा, आप मुझे किस बात के लिए रुपया देना चाहती हैं? इस बात को प्रकट नहीं करने के लिए कि आपने मुझे मूर्ति के स्टूडियो में इस हालत में देखा। आप यकीन रखिए, मेजर ने कहा, इस बारे में मैं आपको कभी ब्लैकमेल नहीं करूंगा। तभी मूर्ति स्टूडियो से वापस आ गया। उसके होठों में चार मीनार सिगरेट दबी हुई थी। मैं समझती हूं कि आप यहां कुछ सवाल पूछने के लिए आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप यहां आने के बाद मेरे यहां भी पहुंचते। मैं आपको वहां जाने की तकलीफ से बचाने के लिए यह बता देना चाहती हूं कि मैं कल की पार्टी खत्म होने के पहले ही घर वापस आ गई थी। आज सुबह तक लंबी ताने सोते रही। मेरे नौकर इस बात को प्रमाणित कर सकते। मेजर ने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि पार्टी के बाद आपने किसी तरीके से अपने पिता से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी? यानी अगर आप उनसे मिली नहीं तो आपने उनको फोन किया होगा। रक्षा ने कहा, मैंने इन दोनों में से एक भी बात नहीं की। मेजर ने कहा, आपके पिताजी तो एक खलफिया बयान लाए थे जिसे उनके वकील ने प्रमाणित किया था। उस बयान के आधार पर पुलिस उन्हें बेगुनाह मान चुकी है। रक्षा ने उपेक्षा से कहा, ऐसा करके पुलिस ने उन पर कोई एहसान नहीं किया। और फिर मूर्ति से बोली, लाओ वो फोटोग्राफ कहाँ है? कृष्णामूर्ति के होश उड़ गए। उसने पूछा, कौन से फोटोग्राफ? मैं फोटोग्राफ्स की फिल्मिंग यानी नेगेटिव चाहती हूं। तुम अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो, जाओ नेगेटिव लेकर आओ। कृष्णामूर्ति दोबारा स्टूडियो में चला गया। उसके पीछे पीछे रक्षा शाहनी भी स्टूडियो में चली गई। मेजर ने दोनों को झगड़ते हुए सुना। कुछ मिनट के बाद कृष्णामूर्ति बाहर आया। उसके होठों पर झाग जमा हुआ था। उसने अपनी दाहिनी हथेली पर दाहिने हाथ का मुक्का मारते हुए कहा, मर्द को ताकतवर होना चाहिए वरना उसे एक नाजुक बदन औरत भी दबा लेती है। मेजर ने कहा, मूर्ति इधर आओ, बैठो। 5 मिनट के बाद रक्षा शाहनी अपने पूरे कपड़े पहने स्टूडियो से बाहर निकली। उसके हाथ में एक वैनिटी बैग था। वो संतुष्ट दिखाई दे रही थी। उसने बड़े शौक अंदाज में मेजर की ओर देखा और नमस्ते किए बिना एक विजेता की तरह दरवाजे की ओर बढ़ गई। रक्षा को गए हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि सामने का दरवाजा खुला और एक लंबे कद का नौजवान उस दरवाजे से झुककर अंदर आया। उसका कद असाधारण रूप से लंबा था। वो बहुत ही
मजबूत, हृष्ट-पुष्ट और कद्दावर था। उसके सिर पर एक बहुत बड़ा हैट था जो उसकी आंखों तक झुका हुआ था। कृष्णमूर्ति उसे देखते ही डर से कांपने लगा। उस कद्दावर नौजवान ने अपने होठ नहीं खोले। वो सीधा स्टूडियो की ओर लंबे लंबे डग भरता हुआ बढ़ा। उस मुड़कर देखने की तकलीफ नहीं की। कृष्णमूर्ति ने उस नौजवान से कहा, सुनो, तुम क्या चाहते हो? लेकिन उस लंबे चौड़े नौजवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने मुड़कर कृष्णमूर्ति पर नजर तक नहीं डाली। ऐसा लग रहा था जैसे मेजर और मूर्ति के सामने कोई मूक फिल्म चल रही हो। वो नौजवान स्टूडियो के दरवाजे के पास पड़े हुए सोफे तक पहुंचकर रुक गया। उसने एक हाथ से सोफे को इस तरह घसीटा जैसे सोफे में कोई वजन ही नहीं हो। उसने हटे हुए सोफे की जगह पर बिछी हुई चटाई हटाई और उसके नीचे से 2 बड़े बड़े लिफाफे निकाले। इन लिफाफों में शायद फोटो थे। उसने इन लिफाफों के फोटो बड़े इत्मीनान से 2 मिनट में गिन लिए। फिर दोनों लिफाफे अपनी बड़ी कोट की जेब में डाल लिए। कृष्णमूर्ति बौखला उठा। वो तेजी से उस नौजवान की ओर लपका। इस नौजवान ने एक बहुत ही हल्का सा थप्पड़ मूर्ति के बाएं गाल पर दे मारा, लेकिन उसका हल्का सा थप्पड़ मूर्ति के लिए इतनी करारी चोट साबित हुआ कि वो दोहरा कर गिर पड़ा और उठ नहीं सका। उस नौजवान ने कृष्णमूर्ति की पैंट की बेल्ट में हाथ डालकर उसे इस तरह उठा लिया जैसे वो आदमी न होकर फूलों की एक छोटी सी टोकरी हो। फिर उसने उसे सोफे पर फेंक दिया। मेजर यह सारा तमाशा देखता रहा। उसकी जेब में रिवॉल्वर था। वो चाहता था तो उस नौजवान को रोक सकता था, लेकिन वो रिवॉल्वर का प्रयोग नहीं करना चाहता था। उसे मालूम हो चुका था कि यह लंबा चौड़ा नौजवान वही है जिसकी चर्चा अंजना और सेठ चांदीराम कटारिया ने अपने बयान में की थी। वो खुश था कि जिस नौजवान को खोजने में कई दिन बर्बाद हो सकते थे, खुद ही उसके पास चला आया था। खाली हाथों इस नौजवान का सामना करना मुश्किल था। जब वो नौजवान सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया तो मेजर अपनी जगह से उठा। उसने अपना रिवॉल्वर कोट की जेब से निकालकर पैंट की दाहिनी जेब में डाल दिया और बाहर निकल आया। बाहर रात का अंधेरा फैल चुका था। सड़क पर बिजली के खंभों की बत्तियां जल रही थीं। मेजर ने देखा कि वो कद्दावर नौजवान एक कार के नजदीक पहुंच चुका था और अपने बड़े कोट की जेब से फोटो के लिफाफे निकालकर कार में बैठे किसी आदमी के हवाले कर रहा था। लिफाफे देने के बाद उसने कार का पिछला दरवाजा खोला और बड़ी मुश्किल से अंदर जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही कार चल पड़ी। मेजर ने उस कार का नंबर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब न हो सका। मेजर ने जान लिया कि उस कार का पीछा करना बेकार है। वो वापस कृष्णमूर्ति के फ्लैट में चला आया। कृष्णमूर्ति को होश आ चुका था और वो अपने दोनों कनपटियां दोनों हाथों से मल रहा था। उसने मेजर की ओर देखा तो मेजर को ऐसा लगा जैसे कृष्णमूर्ति की आंखें ज्योतिहीन हैं। उनकी देख पाने की शक्ति अभी तक लौटी नहीं थी। कृष्णमूर्ति ने अपने सिर को 1-2 झटके दिए। उसने अपनी आंखें मूंद ली और थोड़ी देर बाद खोल ली। कौन था? अरे वो रक्षा साहनी का बॉडीगार्ड और शोफर। गजब की तेज तर्रार औरत है। मैंने उसे रद्दी फिल्में दे दी थी, लेकिन वो समझ गई थी कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं। उसने शायद मुझे असली फोटो चटाई के नीचे छिपाते हुए देख लिया होगा, इसलिए उसने अपने बॉडीगार्ड को समझा बुझा कर भेजा। कृष्णमूर्ति ने उठते हुए कहा, मैं कॉफी पी लूंगा तो मुझे कुछ होश आ जाएगा। आपके लिए भी कॉफी लाऊं? ले आओ। कृष्णमूर्ति पिछले कमरे में चला गया तो मेजर दबे पांव चलता हुआ उसके स्टूडियो में घुस गया और एक मेज की दराजें खोलकर देखने लगा। दराजें फिल्मों से भरी हुई थी। मेजर ने हर दराज में से एक एक फिल्म उठाई और अपने कोट की अलग अलग जेबों में रख ली। फिर उसने मेज की दराजें ज्यों की त्यों बंद कर दी। इसके बाद वो सोफे पर आकर बैठ गया। उसने एक सिगरेट सुलगाई और पीने लगा। इतने में कृष्णमूर्ति कॉफी बनाकर ले आया। उसने कॉफी का एक प्याला मेजर की ओर बढ़ा दिया और उसके पास बैठ गया। रक्षा साहनी एक बहुत ही खूबसूरत औरत है। उसे यह शौक चर्राया कि वो अपने खूबसूरत बदन की नुमाइश करे और ये देखे कि उसके बेयर बॉडी को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसने मॉडल लड़कियों की तरह मुझसे अपने फोटो खिंचवाए।
रक्षा साहनी ने इस अंदाज में फोटो तो खिंचवा लिए, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी मूर्खता का पता चल गया। उसने मुझसे ये वचन ले लिया कि मैं ये फोटो प्रिंट करके बाजार में नहीं भेजूंगा। मैंने इसकी अच्छी कीमत वसूल की। ये आज तीसरे पहर आई थी। ये कहकर कृष्णमूर्ति अर्थपूर्ण अंदाज में मुस्कुराया। आज वो उन फोटोग्राफ के नेगेटिव लेने आए थे। मैं क्योंकि उसके सौंदर्य और यौवन का आनंद लेना चाहता था, इसलिए मैंने जिद की कि मैं नेगेटिव उसे नहीं दे सकता। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं नेगेटिव उसे दे दूं, क्योंकि वो बहुत जल्द एक करोड़पति से शादी करने वाली है। मैं और कठोर हो गया। उसे मेरी इच्छा के आगे सिर झुकाना पड़ा। मैंने वादा कर लिया कि मैं अपनी इच्छा पूरी हो जाने के बाद उसे नेगेटिव दे दूंगा। इतने में आप आ गए। ये कहकर मूर्ति एक विजेता की तरह मेजर की ओर देखने लगा। अच्छा, तो रक्षा साहनी एक करोड़पति से शादी कर रही है? कौन है वो किस्मत वाला? कृष्णमूर्ति ने कहा, ऐसा कहिए कि वो अभागा कौन है। रक्षा जैसी औरत उस करोड़पति को तिगनी का नाच नचा कर रख देगी। मेजर ने कहा, खैर, मैं यहां रक्षा साहनी की खोज में या उसके बारे में जानने नहीं आया था। मैं एक और ही काम से आया था। तुम्हें मालूम है, चौधरी साहब ने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोल रखी थी। हाँ, और मैं उनका चीफ फोटोग्राफर था। वो मेरी रोजी के मुख्य जरिया थे। उनकी मौत पर बेकारी मुंह फाड़े हुए मुझे अपनी ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तुम चौधरी साहब के बहुत नजदीक रहे हो। क्या तुम उनके बारे में अच्छी तरह जानते हो? कृष्णमूर्ति ने कहा, मैं बस इतना ही जानता हूं कि चौधरी साहब की हालत पिछले 4-5 साल से अच्छी नहीं थी। यूं समझ लीजिए कि एक बहुत जबरदस्त उतार चढ़ाव था। कभी उनके पास फूटी कौड़ी नहीं होती थी, कभी अंधाधुंध रुपया आ जाता था। ये उतार चढ़ाव क्यों था, आज तक मेरी समझ में नहीं आया। उनका रुपया कहाँ चला जाता था और फिर उनके पास कैसे लौट आता था, ये एक ऐसी पहेली थी जिसे मैं लाख कोशिश करने पर भी हल नहीं कर पाया। इसके अलावा वो काफी रंगीन मिजाज भी थे। उनकी ये दृढ़ और अंतिम धारणा थी कि इंसान को जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। उनका एक कहना था जो मेरे मन पर बिल्कुल छपा हुआ है। उनका कहना था कि जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मकसद सौंदर्य का उपभोग करना है। वो तो मैं देख रहा हूं तुमने उनकी बात पर पूरी तरह अमल किया है। मेजर ने कहा, क्या चौधरी साहब तुम्हारे यहां आकर भी रंगरेलियां मनाया करते थे? नहीं, आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चौधरी साहब अपने स्तर का और अपने सम्मान को हमेशा बनाए रखते थे। वो अपने वर्ग से नीचे के वर्ग के साथ कभी भी बेतकल्लुफ नहीं होते थे। उनके सेठ सूरज नारायण साहनी से बहुत गहरी छनती थी और मैं तो उनके लिए नई नई मॉडल लड़कियां खोजता था। उनकी विशेष मुद्राओं में फोटो खींचता था। वे उन फोटों को अपने एडवर्टीजमेंट में यूज करते थे और जिस लड़की के फोटो उन्हें बहुत पसंद आते थे उसका पता मुझसे पूछ लिया करते थे। अब इस कहानी में जो मेजर बलवंत के सामने एक बड़ा मुद्दा है, उस लंबे चौड़े कद्दावर नौजवान को खोजना है। वो कैसे खोज पाएंगे, कर्नल रंजीत जो बता रहे हैं मेजर बलवंत के ये ट्रिक्स के बारे में, वो हम अगले एपिसोड में बताएंगे। कुछ नया साहित्य में जो एक सस्पेंस और थ्रिल का जो मजा है वो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल है किस्सा कहानी। आप सुन रहे थे खून के छींटे, आवाज मंजीत ठाकुर। अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलिएगा मत। नमस्कार।